हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर जीआईबी सीआईबी मेंटोर। और आज है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट। आज के गेस्ट से आप लोग सच में बहुत सरप्राइज होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ खास है और वो खुद ही बताएंगे वो क्या खास चीज है। हमारे साथ है आज सौबब सलीम अंसारी सर, जिन्होंने अपने जीआईबी सीआईबी को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया। बट कुछ यहाँ पे ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। तो आज जानेंगे इनसे, प्रॉपर गाइडेंस लेंगे कि जीआईबी को सीआईबी को, जो कि माना जाता है वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम। ये हम नहीं कह रहे, ये आईबीएफ का खुद का एनुअल रिपोर्ट कहता है कि पासिंग परसेंटेज ओनली 5 to 10% की रेंज है। अपने बैंकिंग जॉब को मैनेज करते हुए अपने फर्स्ट टाइम में जीआईबी और सीआईबी को क्वालिफाई करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सौबभ सर आपको खुद बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वार्म वेलकम सौबभ सर बॉलीवुड के इस एपिसोड में। एक बार आप अपने बारे में सभी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर बैक टू बैक क्वेश्चंस आपसे पूछना है आज हमें। ओवर टू सौबभ सर। Okay, sir. Thank you for introducing me, sir. Myself, Swaf Ansari. I'm working in Bombay Mercantile Cooperative Bank Limited. I joined bank on March 2024. फिर आज जैसे ही मेरा प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो मतलब वहाँ पे मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था बैंक में, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमारे सर ने बताया था कि मतलब देर आर टाइप्स ऑफ एग्जाम लाइक जेआईबी एंड सीआईबी, एंड आफ्टर पासिंग दीज एग्जाम्स यू विल हैव अ प्रमोशन कंसिडरेशन इन योर बैंक, और आपको इसमें फर्दर इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो it will be beneficial for your knowledge for promotion consideration as well as your salary increment as well. So I had this thing in my mind कि मुझे ये चीज करना है। तो जैसे ही मेरा प्रोबेशन खत्म होता है, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ऑफ जीआईबी। तो भी मेरा फर्स्ट में हो गया। फिर जैसे ही मेरा जीआईबी होता है तो फिर एक अलग माहौल क्रिएट हुआ कि नहीं, सीआईबी डिफिकल्ट है, जीआईबी तो मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता, सीआईबी में न्यूमेरिकल्स है, ये है। लेकिन somehow I cleared CIB as well in the very first attempt with first class pass criteria along with distinction in human resource management. यस 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 सर, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो सारे सरप्राइज अभी मत रिवील कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों से अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के आप सभी रखिए, क्योंकि बहुत कुछ आज आपसे इनको आप सभी को इनसे सीखने के लिए मिलेंगे। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, आपने जेआईबी दिया, सीआईबी दिया, आईबीएफ के एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या बहुत इजी था? सच में बहुत आसानी से कोई बैंकर्स निकाल सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस? और क्या आपने फील किया कि किस तरीके से, यानी आईबीएफ का जो पैटर्न रहा है उसको चैलेंजिंग बनाया जा रहा है, और किस तरीके से आपने उसे टैकल किया? सो फर्स्ट क्वेश्चन आईबीएफ के पैटर्न के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने को हाँ, मिले? सो सर स्टार्टिंग में, ओके सर, तो स्टार्टिंग में जेआईबी। तो जेआईबी में जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त मतलब एक काइंड ऑफ वो था कि आपको इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं: इकोनॉमी, प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो उसमें एक स्टार्टिंग का वो था कि लोग इकोनॉमी और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट्स में ज्यादा फेल होते हैं। तो आई करेक्ट। स्टार्टेड यस। फोकसिंग ऑन दोस टू सब्जेक्ट्स। तो इकोनॉमिक्स में मैंने पाया कि सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी रहते हैं। सपोज कि आपको कोई भी टॉपिक है तो आपको उसको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उनका ये है कि वो इकोनॉमी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा केस स्टडी पे इनका इंक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है और डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम आ रहे हैं। तो अब आईआईबीएम हम्म। एक ट्रांजिशनिंग फेज में अपने हैं। सो पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन यह है कि विद क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक, सो इट विल फेच यू मार्क्स, you will be able to solve any question. यस सर, यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, सर यू आर लुकिंग वेरी यंग, एंड बहुत सारे ऐसे बैंकर्स होते हैं जो अपना पीओ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, बैंकिंग करियर को स्टार्ट करते हैं, सो वो काफी लंबा ब्रेक ले लेते हैं। चलो ठीक है सर, अब बैंकिंग जॉब आ गई है, गवर्नमेंट जॉब ठीक है, अब करते हैं जेआईबी से भी बाद में करते हैं, टाल देते हैं। आपके मन में भी आया होगा क्यों आपने सर इतनी यंगेस्ट एज में, आई थिंक यंगेस्ट यू आर द एज जहां पे आपने जेआईबी सीआईबी को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है। सो आप उन दो क्वेश्चन इसमें आपका उन सभी एस्पिरेंट्स को क्या गाइड करोगे जो बैंकिंग करियर में आने के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक ले लेते हैं जेआईबी से को? और दूसरा चीज, आपने क्यों जेआईबी से इतना जल्दी यंगेस्ट एज में क्वालिफाई किया? व्हाट इज द थिंग जो कि आपको अंदर से मोटिवेट किया और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया आपने फर्स्ट टाइम में? ओके, सो सर, एज आई सेट कि जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था लाइक इन माय इनिशियल डेज ऑफ आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक, तो वहाँ सर टोल्ड मी कि उन्होंने भी मतलब पहले अपने अटेम्प्ट में जेआईबी और साईबी को क्लियर किया था। सो एट दैट टाइम आई डोंट नो अबाउट कि व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्स दीज आर। तो उन्होंने बताया कि जेआईबी सीआईबी सबसे ज्यादा आपको फायदा ये होता है कि यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी टॉपिक जो आप बैंक में करने जा रहे हो। सपोज आप हम्म। इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं तो आप बेसिक बेसिक चीज समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, हम्म। कंज्यूमर प्राइस हम्म। इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन कैसे काम कर रहा है, आरबीआई कैसे वर्क करता है, आरबीआई की क्वांटिटेटिव पॉलिसी क्या है, क्वालिटेटिव पॉलिसीज क्या है, क्या रेट्स है। उसके बाद आप उसको अकाउंटिंग में सॉल्व करते हैं, यू विल बी एबल टू सी द बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, ये सारी चीजें। तो मुझे ये लगा कि ये एग्जाम देने से सबसे पहला जो फायदा होगा वो आपके नॉलेज एनहांसमेंट का होगा।
और उस वक्त सर ने ये बताया कि अगर आप इसको अपने स्टार्टिंग अर्ली एज में करते हैं तो आपके जो इंक्रीमेंट होते हैं ना, यू लोग लाइक जंप 3 to 4 टाइम्स। लाइक ग्रेट। आपके साथ जो भी है तो आप उनसे 3 या 4 टाइम्स आगे आएंगे। आपका जो बेसिक का इंक्रीमेंट होगा तो एट द एंड आपका जो कंक्लूड होकर के आएगा, जो भी आपकी पीएफ ग्रेजुएटी बनती है, बेसिक डी जो आपका फिटमेंट आता है, वो और से मतलब काफी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा। और हम्म। दूसरा सर यही था कि एक आपका प्रमोशन कंसिडरेशन अल में ही मिलेगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपका जो अंडरस्टैंडिंग वो सबसे डिफरेंट होगा। तो ये था कि एक मुझे ये करना है, मतलब जैसे भी, और करना है तो मतलब फर्स्ट में ही करना है, चाहे जैसे भी करना है, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए। सो दिस वाज ग्रेट। माय मोटिवेशन टू गिव दिस एग्जाम्स। ओके ग्रेट सर। सर आप जेआईबी के बारे में आपने तो बता दिया थोड़ा बहुत, लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा सीआईबी, जो कि एडवांस डबल डबल इंक्रीमेंट यहाँ पे आईबीएफ दिलवाती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक बैंक के साथ एबीएम जैसा पेपर, बीएफएम जैसा पेपर, लीगल पेपर, एबीएफएम पेपर, चारों पेपर विद इलेक्टिव मैनेज किया आपने, बैंक की भी जॉब को मैनेज किया। तो क्या रही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन से बैच को आपने फॉलो किया था, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? तो इन सब के ऊपर में थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। ओके सर, तो जेआईबी में मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था सर। जेआईबी में मैंने मतलब सीआईबी। कुछ प्लेटफॉर्म की हेल्प ली थी, हाँ। तो सीआईबी मैंने क्या किया, जैसे मैंने जेआईबी मेरा हुआ ना, तो आई थॉट कि मतलब इसमें थोड़ा इंटेंसिव रिक्वायरमेंट है। टॉपिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको डेप्थ चाहिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको केस स्टडी सॉल्व करना है, यस। तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। क्योंकि यस। सर इसमें बिना गाइडेंस के समहाउ इट इज डिफिकल्ट। तो मैंने सर, यस। मेरा ऑलीबॉट से भी थोड़ा सा कनेक्शन था एट द टाइम ऑफ जेआईबी। आई वॉच सम वीडियोस ऑफ यूट्यूब ऑफ आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट राजीव सर की। तो मैंने सर ऑलीबोर्ड का सुपर एलीट प्लान लिया था। तो सुपर एलीट ग्रेट। प्लान में सर ये था कि आपको सारे बैचेस आप उसमें अवेल कर सकते हैं। एक आपका उसमें फाउंडेशन बैच से स्टार्ट होता है। देन फाउंडेशन बैच के बाद आपका उसमें क्रैकर्स बैच आता है, मास्टर बैच होता है आपका, एंड देन आपका मैराथन बैच आता है, फिर आपको लास्ट एक दिन की पहले की मैराथन थी। सो ऑलीवुड का जो सुपर एलीट प्लान था, इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट प्लान। वो मेरा एकदम बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट, सारे लेक्चर जो मैंने अटेंड किए थे वो ऑलीवुड के प्लेटफॉर्म से किए थे। सो यहीं ग्रेट। से मेरा सर स्टार्ट हुआ था, एक ऑलीवुड से ही मैंने मुझे एक एक्सपोजर मिला, क्योंकि आई हैड नो आइडिया अबाउट सीए भी। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे विदाउट ऑप्शन आंसर भी होते हैं, बहुत मतलब थोड़े डेप्थ में टॉपिक रहेंगे, और इसका पासिंग परसेंटेज भी बहुत कम है। सो आई टुक द कोर्स ऑफ ऑलीवुड एंड इट हेल्प मी अ लॉट। यस सर। सो फाउंडेशन बैच से फॉलो किया आपने, रेगुलर सारे कॉन्सेप्ट्स आपने स्ट्रॉन्ग किए, फिर रिवीजन किया और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और फिर आपने एग्जामिनेशन दिया। इसी पे मेरा एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन है सर। बहुत सारे बैंकर्स वो एकदम सोचते हैं कि लास्ट में आएंगे, मैराथन कर लेंगे, 15 दिन की स्टडी करेंगे और सीआईबी जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर देंगे। ऐसे आपके कलीग्स भी होंगे, आपने देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आपने पूरी जर्नी को एंजॉय किया है, आपको ये फील हुआ कि ये सीआईबी के सारे पेपर 15-20 दिन की प्रिपरेशन में सच में निकलने वाले हैं? इस पे क्या आपका पॉइंट है, और उन सभी एस्पिरेंट्स को आप क्या गाइड करोगे जो इस मिथ में अभी भी हैं और एग्जामिनेशन को फेल करते आ रहे ओके सर, तो मैं जेआईबी से भी स्टार्ट करूंगा। जेआईबी में भी अगर आप कुछ हैं? सब्जेक्ट्स अगर इसी माइंडसेट के लेके जाते हैं कि नहीं मैं 15-20 दिन में कर लूंगा, तो फिर वही सेम सेम होता है सर आपके साथ, कि आपका एक सब्जेक्ट फिर हो गया, दूसरा सब्जेक्ट फिर हम्म। आपको नेक्स्ट साइकिल में देना पड़ रहा है। यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ, और उस 6 मंथ यस। में आपकी वो रेगुलर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है सर। तो इन सीआईबी आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि सारे सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, न्यूमेरिकल्स है, आपकी केस स्टडी है। सो आपको सर जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक की नहीं होगी, सपोज सर मैं बीआरबीएल का ही मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आपका वो अटेंड किया था। तो बीआरबीएल में मैंने ये पाया सर ना, आपको टॉपिक्स में मगअप ज्यादा करना है, आपको मेमोराइजेशन ज्यादा करना है। और बीआरबीएल एक ऐसा है कि जो भी विदाउट ऑप्शंस आते हैं सीआईबी में क्वेश्चन, तो उसमें आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। अगर यस। आपको सेक्शन नहीं, क्योंकि इसमें आप अल्फाबेट टाइप नहीं कर सकते, उसमें खाली न्यूमेरिकल ही टाइप करते हैं। तो यस। मेरे को यस। यस। कई क्वेश्चन सर याद है, जैसे कि आरबीआई के किस सेक्शंस में आप आरबीआई को क्या अलाउ होता है कि वो नोट इशू कर सकते हैं। तो आपको सेक्शंस की मेमोराइजेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जब तक आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत लास्ट में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 5-5 पेपर है, गैप भी बीच में कम होता है। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा। 15 से 20 दिन में तो सर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट यस हो सर। जाएगा। और मैराथन्स जो होते हैं, आपके रिवीजन बैचेस होते हैं, वो उन एस्पिरेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं सर जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, क्योंकि उनको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तब जाके वो रिवीजन करते हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। दैट्स ग्रेट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वभाव सर आपने टेस्ट भी दिया होगा, जैसे मैं आपका संडे को टेस्ट लेता था, तो 2 घंटे का टेस्ट हुआ, ऐसा हुआ। तो उसमें जो भी टेस्ट या अपने मॉक टेस्ट वाली बोर्ड का दिया होगा, सर इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये एक्चुअल में एनालिसिस करती है आपके एग्जाम बिफोर द एग्जाम? यस सर, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जैसे कोई भी बैच फॉलो कर रहा हूँ, लाइक लास्ट टाइम पे क्या होता है, फाउंडेशन, मास्टर, क्रैकर बैच, एंड देन आता है आपका लास्ट में कैप्सूल बैच। तो अगर आप पहले से यस। कोई भी चीज करते हुए आ रहे हैं, लास्ट में आप कैप्सूल बैच में आते हैं। तो ऑलिव बोर्ड में क्या होता है ना सर, वो
कैप्सूल बैच में आपको सारे क्लासेस थे रिवीजन के। क्लासेस के बाद सर आपके 10-10 टेस्ट उसमें रहते थे। तो वो यस 10 यस टेस्ट आपको सॉल्व करने के बाद ये ज्यादा पता चलता था सर आप कहाँ फॉल कर रहे हैं। लाइक अदर यस। एस्पिरेंट्स आर आल्सो गिविंग, तो आपको ये अपना क्राइटेरिया पता चलता था कि वेयर आई एम फॉलिंग, या मेरे प्रिपरेशन में क्या चीज मुझे मतलब अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने टेस्ट देकर सर ये ऑब्जर्व किया। मैं क्या करता था सर, जैसे मैंने टेस्ट दिया, अब टेस्ट में मेरे लाइक सपोज 50 मार्क्स है, तो मैं जो सही होते थे वो तो ठीक है मेरा रिवीजन, जो मेरे 50 गलत होते थे ना, तो मैं उसके छोटे छोटे नोट्स को जॉट डाउन करता था, क्योंकि वो मुझे पता चल यस। गया मेरे वीक एरियाज है। अगेन मैं उन टॉपिक पे जाता था, रिवीजन करता था। तो इस तरीके से चीजें बेटर हुई। तो सर टेस्ट देने का तो बहुत ही ज्यादा फायदा है, आपको मालूम चलता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और नॉट। तो ये आपको यस, टेस्ट से होने ही वाला है सर। दैट्स ग्रेट सर। सर स्टार्टिंग में अगर आपने मेरी क्लासेस को फॉलो किया, डेफिनेटली किया है, तो उसमें हैंड रिटन नोट्स में बना के देता था सभी कैंडिडेट को। मैं कहता था कि आप स्टार्टिंग से बनाओ, ये आपके लास्ट टाइम में सारी चीजों को बहुत समराइज कर देगा। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सच में ये सारे हैंड रिटन नोट्स अमेजिंग तरीके से आपके लास्ट टाइम में रिवीजन में मदद करती है? यस सर। तो आपका जैसे आप क्या करते थे, कोई भी टॉपिक आप सर आपने पढ़ा है, मुझे याद है, जैसे आपने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन पढ़ाया या कोई कंपनीज यस एक्ट यस यस। पढ़ाया, डायरेक्टर पढ़ाया, तो आप पहले उसको हैंड रिटन में कराते थे। हैंड यस। रिटन कराने के बाद आप उसको रिटन फॉर्म में पढ़ाते थे। रिटन फॉर्म कराने के बाद आपका टेस्ट करा देते थे। सर वो टॉपिक भूल भूल सकता ही नहीं है सर इंसान। सर वो तो ग्रेट बहुत ही ग्रेट। ज्यादा फायदा रहता था। आप जब रिटर्न में चीज करा रहे हो ना, तो आपको रिवीजन पहले से पता है, फिर आप जब वो टाइप्ड वाली चीजें पढ़ते हो, फिर आप उसको जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा बेटर था सर। इट वाज वेरी वेरी बेस्ट। ग्रेट सर ग्रेट। अब बैक टू द माय प्रीवियस क्वेश्चन सर। मेरा ये क्वेश्चन, बहुत सारे भी ऑडियंस हमें देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर एबीएम का मॉड्यूल है, बहुत न्यूमेरिकल है, पूरा स्टैट्स पड़ा हुआ है। बीएफएम के अंदर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, एबीएफएम में भी आपके न्यूमेरिकल प्लस केस स्टडीज आते हैं, बीआरबेल में पूरा भर के केस स्टडीज आता है। तो ये चारों पेपर को आप थोड़ा थोड़ा से एलेबोरेट करके ना एक बार सभी ऑडियंस को गाइडेंस दे दीजिए कि आपने ये सभी न्यूमेरिकल्स को, केस स्टडीज को कैसे प्रिपेयर किया, सो दैट उनको थोड़ा सा इंसाइट पता लग जाए कि जो ये फोबिया है मॉड्यूल ए में कितने सारे न्यूमेरिकल आते हैं, एबीएम के अंदर में स्टैट्स नहीं समझ में आता है। तो थोड़ा थोड़ा आप सभी सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस दे दीजिए, सो दैट सभी बैंकर्स को प्रॉपर राइट डायरेक्शन में। ओके सर। तो सर जैसे सबसे पहले जब मैं सीआईबी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, तो आई डाउनलोडेड द सिलेबस। तो सिलेबस डाउनलोड करने के पहले मैंने सारे पेपर को एनालिसिस किया। तो आई गॉट टू नो कि यहाँ पे थ्योरी वाला केस नहीं चलने वाला है सारे। यहाँ पे यू विल हैव न्यूमेरिकल्स इन ऑल द थ्री पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एबीएम यस टू एबीएफएम। तो सर यस। स्टार्टिंग में करता हूँ एबीएम से, एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट में। तो सर उसमें क्या है, आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें आपका एक मॉड्यूल कंप्लीटली न्यूमेरिकल है, स्टैटिस्टिक्स। सेकंड आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, थर्ड आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड फोर्थ आपका आता है कंप्लायंस। तो सर आपको पहले एनालिसिस करना है कि मैं किस चीज पे कंफर्टेबल हूँ। लाइक इफ आई एम एबल टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मुझे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से होते हैं, तो आपको उस चीज से ज्यादा वेटेज करना है, आपको वो टॉपिक और स्ट्रांग बनाना है। लाइक मेरे केस में क्या था सर, मेरे लिए एक स्टैट या फिर न्यूमेरिकल एक फोबिया टाइप में आता है कि यार ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो मैंने क्या किया सर, बहुत सारे अपना बैंकर्स के आते हैं। हाँ एबीएम में मैंने क्या किया सर, मैंने अपना कंप्लायंस का थ्योरी पार्ट टॉपिक मतलब स्ट्रॉन्ग किया। देन आपका एचआर का टॉपिक, वर्किंग कैपिटल का, देन मैं लास्ट में आता हूँ स्टैट्स में। तो आपको मॉड्यूल वाइज सर आपको इंपॉर्टेंस समझनी होगी। वो अगर आप दोनों मॉड्यूल वाइज का बैलेंस अच्छे करते हैं, तो आपका वो चीज हो जाती है। आपको ये फियर नहीं होगा बिना न्यूमेरिकल के तो मेरा होगा ही नहीं। लेकिन सर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लीव नो स्टोन अनटर्न। कोई भी पत्थर बिना पलटे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई मॉड्यूल यस। छोड़ के जाते हैं, तो उतना तो आपको कुछ भी आइडिया होगा ही नहीं सर कि मैं सॉल्व कैसे करूंगा। एबीएम में मेरी स्ट्रेटेजी ये थी। देन स्टार्टिंग विद बीएफएम, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन यस सर यस। सीआईबी। लोग तो सर यहाँ बैंक में ये भी मेरे साथ कह रहे थे कि अगर आपका बीएफएम निकल गया तो समझ लीजिए पूरा आपका सीआईबी निकल गया। तो बीएफएम में सर क्या था, अगर आप रेगुलर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि बीएफएम इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लॉट ऑफ केस स्टडीज, लॉट ऑफ डिफिकल्ट कंसेप्ट, एंड द लैंग्वेज ऑफ द बीएफएम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज। यस सर। उसमें जब तक आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं बीएफएम का सर स्टार्ट करता हूँ। लाइक पहला उसका जो मॉड्यूल है फॉरेक्स है। तो फॉरेक्स कैरीज लाइक 10 to 15 मार्क्स इन होल पेपर। तो यू कांट अफोर्ड टू स्किप दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सेकंड आपका आता है उसमें रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड आपका आई थिंक यस बैलेंस शीट मैनेजमेंट ऐसे करके। तो सर यस आपको सर यस। उसमें 40% तो आपका उसमें न्यूमेरिकल ही है। अगर आप ये थिंकिंग रख के जाते कि नहीं मैं खाली थ्योरी पार्ट कर लूंगा, न्यूमेरिकल तो होगा ही नहीं मेरे से, तो सर आप पक्का एग्जाम में तो जाने वाले हैं। फिर आपका स्कोर 40 से 50 के बीच में ही फॉल करेगा, जिसका डिमोटिवेशन अलग आएगा, जो नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब डिमोटिवेटिंग होता है। थर्ड पेपर यस सर सर आपका यस। आता है एबीएफएम। सर एबीएफएम में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं। लेकिन एबीएफएम में मैंने वही सेम स्ट्रेटेजी ऑप्ट की कि हर सर पेपर में ना एक बैलेंस है। अगर आप थ्योरी अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हैं, न्यूमेरिकल भी अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं थोड़ा बहुत कम करके भी, तो यू विल इजली गो थ्रू। तो आपको सर बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आप कोई मैंने इस तरह सर बैंकर में आप मॉड्यूल ये करके जाओ, ये वाला मॉड्यूल पूरा छोड़ दो, ऐसा हो जाएगा।
लेकिन सर जब तक आपको हम्म। मॉड्यूल के बारे में नहीं पता है, टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो अगर तुक्का भी मारना होगा ना वो भी गलत हो जाएगा सर लास्ट में। यस सर, यस। एंड लास्ट पेपर सर बीआरबीएल। सर बीआरबीएल में सर न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन बीआरबीएल में आपको इंटेंसिव मेमोराइजेशन चाहिए। टॉपिक बहुत सारे हैं, सिलेबस उसका बहुत ज्यादा वाइड है। अगर आप चारों हम्म। मॉड्यूल्स लेते हैं चारों ओवर, मुझे तो लास्ट में सर बहुत डर लग रहा था कि यार ये सारे पेपर के चक्कर में मैंने बीआरबीएल इग्नोर किया है। लेकिन आपकी क्लासेस देखने के बाद सर हर एक टॉपिक से मैं फेमिलियर हुआ। इंटीग्रेटेड हम्म। ओम्बड्समैन स्कीम, सरफाइजी एक्ट, जो भी था, डायरेक्टर्स जितने हम्म। भी थे। तो उसमें सर आपका मगिंग अब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, उन अगर जिसको थ्योरी में ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसको प्रियोरिटाइज करना पड़ेगा। लास्ट में सर एचआरएम इज ऑल अबाउट सर एप्लीकेशन। आप एचआरएम में मतलब ऑलरेडी चीजें पढ़ के आते हैं, लाइक एबीएम से एबीएफए में भी आप चीजें थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, तो आपका 40% हैज ऑलरेडी कवर्ड। तो आपको यस सर, एचआरएम यस। में क्या होता है, आपके पास खाली केस स्टडी आपको ज्यादा मिलेंगी, आपको रीडिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो एचआरएम भी ऐसी मैनेज होता है। सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पेपर। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही क्विकली तरीके से, बहुत समराइज तरीके से आपने सभी को गाइड गाइड किया। दैट्स अमेजिंग सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे बीआरबीएल के स्पेसिफिकली सब्जेक्ट का मैं मेंटोर हूँ, तो मुझसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल लेता था, केस स्टडीज, फनी एग्जांपल्स, जैसे मुनमुन बैंक हो गया, आप बाइक से जा रहे हो, आटा चक्की वाला एग्जांपल, जैसे बहुत सारे आपके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के एग्जांपल हो गए, पार्टनरशिप हमने क्लासेस में बहुत सारी बनाई है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जब मैं लेता हूँ, तो एग्जैक्टली क्या ये रेलिवेंट्स होते हैं? क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स कहते हैं कि सर मतलब आप ये एग्जांपल लेते हो, हमारा टाइम जा रहा है, वो जा रहा है। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि एग्जैक्टली ये आपके केस स्टडीज के फॉर्म में आता है, बट एग्जैक्टली आपने अपने पेपर में क्या देखा? ये हमने जितनी भी एग्जांपल्स बनाई, या जो भी हमने अपने इमोशन स्टडी जिसे हम कहते हैं, ये क्या आपको हेल्प किया सर एग्जाम में? सर बीआरबीएल तो अगर आपको समझना है, या अगर आपको मगा मगर पूरा बीआरबीएल करना है, तो विदाउट एग्जाम्पल, विदाउट केस स्टडी एग्जाम्पल में तो सर ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यस। जैसे सर आपके केस में क्या हुआ था, आप हम लोग के बैच में से किसी स्टूडेंट को उठाते थे, उनका नाम लेते थे और फिर यस। इनको नाम में सिचुएशन बनाते थे। आई रिमेंबर वन ऑफ द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो उसमें आपने ये बताया था कि ग्रेट। अगर ये चेक वगैरह मतलब इनका कोई नीरज सर करके थे, आपने चेक उनका डिसऑनर। एग्जाम्पल दिया था। हाँ। तो आपने वो चार पांच सिचुएशन ऐसे हम्म। समझाई थी ना, वो एक माइंड में एक फ्रेमवर्क बन गया था। तो ऐसी सेम क्वेश्चन का यस। केस स्टडी वहां पे आया था। और उसमें आपका यही पूछा गया था कि इट कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम्म। समझाया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी समझाया, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझाया, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारा पूरा एग्जाम्पल बेस्ड ही था। तो हम लोग एक मेमोराइजेशन अच्छे कर पा रहे थे, हम लोग ग्रेट। वो चीज रिलेट कर पा रहे थे सारे रेलेवेंट एग्जाम्पल से। तो सर एग्जाम्पल से क्या होता है, आपका मगज बहुत इजी हम्म। हो जाता है। आपको थ्योरेटिकल वाला ओरिएंटेशन ज्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता, अरे बाप रे मुझे इतने सारे पेजेस फॉलो करने हैं। तो एग्जाम्पल यस से सर, सर ये यस। बहुत हेल्प होती है सर। ग्रेट सर, ग्रेट। सर एक्चुअली में जैसे आपने सभी क्लासेस रेगुलर की, फिर रिवीजन की, तो जैसे बहुत सारे बैंकर्स कहते हैं कि सर मैनेज नहीं हो पाता। जैसे 7 बजे हम घर पे आ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद भी सर चीजें मैनेज नहीं हो पाती है। बीइंग एन बैंकर, जॉब करो, फिर आपने कैसे मैनेज किया? वो भी जीआईबी से अभी बिना कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट, एक ही बार में सब निकाल दिया। तो क्या एक हैबिट सी बना लिया था आपने कि नहीं, करना ही करना है, अब 6 महीने अपने आप को डिवोट करना है? तो क्या आप उन सभी बैंकर्स को क्या गाइड कीजिएगा जो ये कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं है? कैसे मैनेज किया? हाउ यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर फैमिली, योर वर्क, हाउ यू हैव बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग? ओके सर, तो सर जैसे कि मैंने कोर्स लिया था, तो कोर्सेज में क्या होता है ना सर, ऑलरेडी सारी चीजें मतलब एक सारी चीजों का टाइम टेबल होता था। सारे मतलब जो भी यस। फैकल्टीज मेंटर्स है, आप लोगों ने मतलब एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क तैयार आप लोग पहले करते हैं। लाइक इफ आई एम स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन बैच, सो यू विल टेल अस कि मतलब हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, इन महीने में क्या करेंगे, इस हफ्ते में क्या करेंगे। तो सर उस तरीके से चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि सर यही डिफरेंस होता है जो फर्स्ट में कर रहे हैं और जो सेकंड या थर्ड में कर रहे हैं। सेकंड थर्ड में जो कर रहे हैं ना कहीं सर उन्होंने नेग्लिजिबल इस चीज को लिया है कि नहीं, मैं 2 पेपर पहले करता हूँ, 2 पेपर बाद में करता हूँ। तो सर ये आपको यस। एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरे साथ भी ये सर ये चीज थी, स्टार्टिंग में तो मैं धीरे धीरे मैनेज कर रहा था, लेकिन जब लास्ट का एक मंथ आता है ना, तो आपको अपनी जो बेसिक चीज भी है वो भी छोड़नी पड़ती है। हम्म। लाइक व्हेन आई हम्म। आई वाज गोइंग जिम, तो मैंने जिम में भी मतलब जाना बंद कर दिया था एक हफ्ता पहले, और हम्म। सारी चीजें मतलब बंद कर दी थी, घूमना और ये सारी चीजें बंद कर दी थी। और मुझे याद है हम्म। मेरा फेस्टिवल भी था, उस वक्त बकरीद का फेस्टिवल था। और बकरीद का भी यही हम्म। चीज था कि मैं सारी चीजें अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने के बाद मैं क्लास करने बैठ गया था राजीव सर की। तो मैंने राजीव सर को बताया ग्रेट, था ग्रेट। टुडे इज बकरीद एंड आई एम फॉलोइंग योर क्लासेस। तो उन्होंने बोला ये चीज कि इफ यू वांट टू क्लियर सीआईबी यू हैव टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, यू हैव टू लीव योर फेस्टिवल, यू हैव टू लीव ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू क्लियर इट। तो सर ये सारी चीज आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज सर इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट विल यस। बी अ लॉन्ग जर्नी फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम। दैट्स ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ चीज पाने के लिए। तो यस, ऑफ कोर्स आपने वो सेक्रीफाइस किया,
स्पेसिफिकली अपने फैमिली टाइम से निकाल के जो टाइम आपके लिए पर्सनल टाइम हो सकता है उसमें क्लासेस आपने की, एफर्ट दिया आपने, फेस्टिवल भी कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, तो यही रिजल्ट है कि इन सब चीज देखो सबके पास 24 आवर है, उसी चीज को हमें मैनेज करना जो आपने परफेक्टली किया और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। देखिए सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक वॉर लड़ने के लिए जाते हैं जीआईबी सीआईबी के अंदर में, एग्जामिनेशन का वो 2 घंटा डिसाइड करता है कि आपने 6 महीने में कितना पढ़ा या 1 महीने में कितना पढ़ा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको एक पैटर्न नहीं पता होता, जैसे कुछ बड़ा क्वेश्चन आया वो लेके बैठ गए कि अब उसको करना ही करना है, चाहे वेटेज 5 नंबर का हो या 6 नंबर का हो। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके सामने भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए होंगे, आपने अपना पैटर्न एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या रखा और वो 2 घंटे को कैसे मैनेज किया, सो दैट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बैंकर्स आते हैं कि सर हमने पूरी प्रिपरेशन की, 6 महीने हमने दबा के स्टडी की, बट वो 2 घंटा हमसे मैनेज नहीं होता है। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जीआईबी में भी और सीआईबी में भी वो जो 2 घंटा क्रूशियल टाइम है जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इजी भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया, क्या प्रायोरिटी आपने दी? ओके सर, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले सर मेरे पास एक मतलब ये पर्सपेक्टिव मैं फॉलो करता था कि मैंने सारी चीजें अब पढ़ ली है। तो सबसे पहले अपने ऊपर आपको बिलीव रखना है कि जो मैंने चीजें पढ़ी हैं वो मुझे सारी चीजें आती हैं और मैं उसका बेस्ट दूंगा, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी। आपको ये नहीं रखना कि मैं फेल हो जाऊंगा या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उसी पे फंस जाऊंगा। तो मेरा क्या रहता था, हम्म, सपोज मैं कोई सर एग्जाम दे रहा हूँ लाइक बीआरबीएल का ही दे रहा हूँ, तो ये माइंडसेट रहता था कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं सबसे पहले अटेम्प्ट दो क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप इस लूप में फंस गए यस, ना कि मैं 1 से लेकर के 50 और 100 पे एकदम सीरियल वाइज करने जा रहा हूँ, तो आपको यही वाली हम्म, दिक्कत होगी। सर मेरे साथ इसमें एक सीन हुआ था बीएफएम में। तो बीएफएम में क्या हुआ था सर, हम्म, स्टार्टिंग के 10-15 जो क्वेश्चन थे ना सर, वो इतने ज्यादा डिमोटिवेट कर चुके थे कि मतलब अरे बाप रे हम्म, इतना टफ क्वेश्चन आ गया, अब तो मतलब हम्म, लगने वाली है बीएफएम में। तो आपको ये करना है सर, सबसे पहले आप हम्म, 1 से लेकर के 100 तक आपके पास कर्सर होता है। आप कर्सर से डायरेक्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 50 पे भी जा सकते हैं। तो आपको सर सबसे पहले यही करना है कि जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना सर, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेना है। देन आपको लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं हम्म, आ रहे उसको लास्ट के लिए रखना है। हम्म, मैं क्या करता था सर, जो भी क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं पहले मैं उसको पहले ही करूंगा, फिर वो मेरे साथ साइड में हट जाएंगे। फिर मुझे जो क्वेश्चन थोड़े से मतलब टाइम लगाने वाले क्वेश्चन है उसको मैं बाद में करूंगा। फिर लास्ट में जो मेरे क्वेश्चन बचते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, फिर मैं उसमें अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग हम्म, करूंगा, अपनी सारी पॉसिबल जो भी आउटकम है वो करके। ये मेरा सर अप्रोच रहता था हम्म। बिफोर सॉल्विंग एनी पेपर। ग्रेट सर, ग्रेट। और ये सबसे बेस्ट अप्रोच भी है सर कि पहले जो आपको आता है, क्योंकि मैं भी कुछ बैंकर से बात हुई, कहते हैं कि सर जैसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, इतना डिमोटिवेट हम हो गए कि अब आगे का पूरा पेपर ही नहीं बन पाया। तो दैट्स अ ग्रेट, इन्होंने लाइन बोला कि देखो अपना पॉजिटिव माइंड सेट रखिए, भले इनको भी बीएफए में 15 क्वेश्चन ऐसे आए जो उनको डिमोटिवेट किए, बट वहां से इन्होंने अगले के 85 क्वेश्चन खराब नहीं किए, उन्होंने स्किप किया, आगे बढ़े, जो क्वेश्चन आता है उस पर प्रायोरिटी किया। दैट्स अ ग्रेट चांस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप उन सभी एस्पिरेंट्स को एक क्या गाइडेंस देंगे कि क्या सर वो जो एक होता है ना फेलियर का टैग होता है, फिर उसके बाद डिमोटिवेशन आ जाती है कि नहीं निकल पाया, होगा भी या नहीं भी होगा, तो आपके साइड से एक वैल्यूएबल गाइडेंस उन सभी एस्पिरेंट्स को क्या रहेगा सर? जी सर, मेरे साथ भी सर बैच में ऐसे लोग थे जिन्होंने काफी मेहनत की हम्म, थी, बहुत हम्म, हार्डवर्क किया था। लेकिन सर यही ना लास्ट टाइम में एक पैनिक हो जाते हैं लोग, मतलब एक हम्म, एंजाइटी एंजाइटी मतलब उनको होने लगती है कि अब मैं अरे इतना ज्यादा मेरा टफ पेपर है। तो सर ये चीजें क्रिएट कैसी होती है, इंसान के माइंड में काफी मिथ कैरी करते हैं वो, काफी मिथ होता है और हम्म, काफी जो बाहर की चीजें सुनी होती है कि नहीं आज का पेपर तो डिफिकल्ट आने वाला है। तो सर मेरे साथ क्या था, मेरा सेकंड शिफ्ट था। तो सेकंड शिफ्ट में क्या हम्म, होता है ना, आपके जो पहले शिफ्ट वाले होते हैं ना वो आपको पूरा रिव्यू देते हैं, अरे मेरा एग्जाम ही बहुत अच्छा यस, गया, मेरा ये क्वेश्चन तो मैं फेल हो गया। हम्म, तो सर उस चीज को तो पहले अवॉइड ही करिए आप। मैं यही करता था कि यस, मैं मेरा आई मतलब आई मेक श्योर कि मैं ये सारी चीजें नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे हम्म, देखे ना, वो मेरे माइंड में एक डिमोटिवेटिंग लेके चलते हैं, अरे बाप रे इसका भी नहीं हुआ, ये तो इतना अच्छा पढ़ रहा था, मेरा कैसे होगा फिर। तो आपको हम्म, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है सर। और दूसरी चीज सर, सबसे हम्म, पहले अपने आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि नहीं मैं ये पेपर कर लूंगा, मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है। अगर मैंने कोई भी चीज अपना ऑनेस्ट दिया है तो आई एम गोइंग टू मेक दिस। और सर बाकी हम्म। मेमोराइजेशन करना है, रिवीजन पे सारी चीजें ध्यान रखनी है सर, चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट जो आप बाहर चीजें सुन रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। तो यंगर स्टेज में आपने जीआईबी निकाला, सीआईबी निकाला, तो क्या सर जर्नी यहीं पे खत्म होती है क्या? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जीआईबी निकाला, सीआईबी निकाला और फिर वो बैक से गए, मतलब ठीक है हमने सारी सक्सेस अचीव कर ली। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जीआईबी सीआईबी इतने यंगर स्टेज में निकालने के बाद क्या यहीं पे स्टॉप हो जाओगे या आगे का कुछ प्लान आपने सोचा हो? नहीं सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि व्हाट टू डू आफ्टर सीएआईबी। अगर आपका सीएआईबी हो गया है
तो मैं काफी सारे कोर्सेज देख रहा था, लाइक कि यू कैन डू सर्टिफिकेशन इन एएमएल एंड केवाईसी, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल या सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड फॉरेक्स ऑपरेशन एंड डिप्लोमा इन अर्बन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। सो आई वाज लुकिंग दोस कोर्सेज एंड दोस सर्टिफिकेट्स। तो मेरा ये प्लान बना है सर, अब जैसे मैं एचआर डिपार्टमेंट हूँ तो मैं अपना कोई सर्टिफिकेट स्पेसिफिक नहीं देख पा रहा था, लेकिन मेरा सर अभी बीच में प्लान बन रहा था या तो एएमएल केवाईसी का या तो सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का, कि लास्ट में नॉलेज ही बढ़ेगी। दो आई एम नॉट इन क्रेडिट डिपार्टमेंट, आई मीन एचआर डिपार्टमेंट, तो मतलब मैं देख रहा था। तो स्टॉप तो नहीं करना है सर, डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ करना है। आई एम रियली वेरी सरप्राइज जो कि आपने ये लाइन बोली ना, स्टॉप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो यही होता है ना कि हमें लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। जितना जितने स्टार्टिंग एज में आपने इतनी सारी चीज की है, आप एक सच में अभी तक मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। एंड फर्स्ट ये मेरा इंटरव्यू है कि इतने यंगेस्ट एस्पिरेंट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपको बैंक के साइड से भी अप्रिसिएशन मिला है एज ए यंगेस्ट अचीवर का बैंक लेटर में, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप बहुत जल्दी अर्ली एज में सारी चीजों को समझ लेते हो, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है। एनी अदर सोर्सेज या जो भी सोर्सेज से मिले, बट द इंपॉर्टेंट इज राइट डायरेक्शन होना चाहिए। तो वो काफी, आई एम रियली वेरी सरप्राइज और बहुत मजा आया आज के सेशन में सर आपके साथ। और आई होप कि वो सभी एस्पिरेंट जो बैंक पीओ के एग्जामिनेशन निकालते हैं तो उन्हें रुकना नहीं है। जैसे हमारे पास सलीम सर हैं, इन्होंने इतने सारे एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया और अभी भी बोल रहे सर आगे बढ़ना है, सर्टिफिकेशन करना है, प्रोफेशनल बैंकर की तरफ जा सकते हैं ये। तो डेफिनेटली आपको भी जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सौरभ सर, आपका बहुत ही वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी एस्पिरेंट्स को यहाँ पे एक राइट डायरेक्शंस मिली होगी। एट द लास्ट क्वेश्चन जाते जाते सभी ऑडियंस को अपने साइड से क्या कहना चाहोगे सर, फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। ओके सर, तो सर सबसे पहले तो मैं ऑली बोर्ड का बहुत ज्यादा सर थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, कि उनके वजह से मुझे एक राइट डायरेक्शन मिला, एक राइट अप्रोच मिला, हम्म, एक राइट प्रॉपर वे में सारी चीजें मिली, जिससे आज मैं सारी चीजें क्लियर कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। और सर लास्ट में मैं सारे जितने भी एस्पिरेंट्स थे, दोज हु आर एस्पायर्ड टू गिव जेआईबी सीआईबी इन फ्यूचर, तो उनको ये एक हम्म। थॉट बहुत फेमस है जो मेरे माइंड में था, कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। आप में वो ओह ग्रेट। मैनिफेस्टेशन, आप में वो परफेक्शन पहले से, यू हैव टू मैनिफेस्ट इट, यू हैव टू मैनिफेस्ट कि आई विल क्लियर दिस एग्जाम। सर वो होने ही वाला है, फिर आपको ये थॉट लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है। यू ऑल विल गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। सर मेरा लास्ट में यही सबको मैसेज है। ग्रेट सर, ग्रेट। सो हाउ यू विल रेकमेंड द हॉलीवुड टू ऑल योर फ्रेंड्स सर, बैंक में या अपने जितने भी जूनियर से या जिनसे भी मिलोगे, हाउ यू विल रेकमेंड द हॉलीवुड? सर मैं तो, मेरे साथ तो जितने भी लोग हैं, तो मैं तो उनको यही बताता हूँ कि मैंने कोर्स ले रखा था बॉलीवुड का, तो सारी चीजें जो मुझे डायरेक्शन था, जो मेरा प्लान था, तो सारी चीजें मुझे ऑलरेडी मिल चुकी थी पहले से। यू हैव टू बिलीव इन योर फैकल्टीज। आपको सारी क्लासेस रेगुलर और ऑनेस्ट में करना है। डेफिनेटली सर हो जाएगा, 110% होगा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर, आज का सेशन बहुत एनर्जेटिक था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलेंगे अब अगले सेशन में गाइस। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने सभी बैंकर्स के साथ आप इसे शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो सवाब सर से, सलीम सर से, मुझसे, ऑलीवुड टीम से, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू बी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे। वंस अगेन अब थैंक यू वेरी मच सलीम सर। मिलेंगे एक बार फिर से कुछ नई अचीवमेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर।